एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज हैं और इन सब का कोई ना कोई लीडर होता है जो इन कंट्रीज को गवर्न करते हैं, या तो वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट। तो इनका काम होता है कि पूरी कंट्री के लिए सोचना कि हम कैसे अपनी कंट्री को बेटर बना सकते हैं। ये जो कंट्रीज हैं ये काफी बड़ी होती है और बहुत सी कंट्रीज में काफी डाइवर्सिटी होती है। तो कंट्री को अच्छे से गवर्न करने के लिए हम कंट्री को स्टेट्स में बांटते हैं और स्टेट्स भी काफी बड़े बड़े होते हैं। इनफैक्ट इंडिया के स्टेट इतने बड़े बड़े हैं कि यूरोप की कंट्रीज भी उनसे छोटी होंगी। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र की बात करें तो अगर कोई इंसान मुंबई में रहता है और दूसरा कोई नासिक के कोई गांव में रहता है तो दोनों है तो सेम ही स्टेट में, बट क्या उनकी लोकल प्रॉब्लम सेम होगी? मुंबई वाले को प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है और जो इंसान नासिक के गांव में रहता है मे बी उसके यहाँ रोड ही नहीं बनी हो तो उसको प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ रोड बना दो। तो इन दोनों की लोकल प्रॉब्लम काफी अलग है जबकि वो एक ही स्टेट में रह रहे हैं। इसलिए हम एक थर्ड लेवल बनाते हैं गवर्नमेंट का जो कि होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की बात हम आगे करेंगे। तो ये सब तो ठीक है, बट फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जब हम पावर को बांटेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। यानी कि आपको पावर बांटना जरूरी है तभी होगा फेडरलिज्म। जैसे कि श्रीलंका में एज वी रेड वो यूनिटरी गवर्नमेंट है, बट वहां भी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है, बट वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है खुद से डिसीजन लेने की। उसको जो भी काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करना है, तो इसलिए वहां पे फेडरलिज्म नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट है। सिर्फ 25 कंट्री है जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है। हमारे भारत में क्या है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें सारा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है, बट जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उनमें कहीं कहीं जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होता है, कहीं कहीं जगह स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर होता है, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज में अलग अलग तरह का हमें फेडरल सिस्टम दिखता है। इसको समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों ही ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी। ऑस्ट्रेलिया को हमसे थोड़ा टाइम पहले इंडिपेंडेंस मिली, हमें थोड़ा लेट में मिली, बट जब अंग्रेज जाने लगे थे हमारे यहाँ, आपको पता होगा हमारे देश को उन्होंने डिवाइड कर दिया था। सेम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे किया था। जब वहां से अंग्रेज गए तो ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट में बटा हुआ था। अगर वो चाहते तो ये स्टेट्स अपनी अलग अलग कंट्री हो सकती थी, बट इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ आकर एक यूनियन बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया का। हमारे यहाँ क्या था, हमारा भारत हमेशा से एक ही देश रहा है, बट हमारे बीच में ये डिवीजन पैदा कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारी कंट्री एक साथ जुड़कर रहे। वी डिडंट वांट कि हमारे वापस से कोई डिवीजन हो। तो ऐसे में हमें फेडरलिज्म के दो टाइप दिखाई देते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आके एक कंट्री बनाते हैं और ऐसे में इन सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर होती है और स्टेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर्स होती है। इस तरह की फेडरलिज्म है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और यूएसए में। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनती है जब एक कंट्री अपने पावर्स यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में बांटती है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और ऐसे फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। सो कमिंग टुगेदर में हमने देखा कि सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर है। तो क्या होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स के पास बराबर पावर नहीं होती? व्हाट? यानी हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं और कुछ स्टेट्स वीक हैं। लेट्स सी हाउ। जैसे अभी कुछ साल पहले कितना ड्रामे हुए थे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था आर्टिकल 370 में, उसको हटा दिया गया था 2019 में। तो वैसे ही कुछ स्टेट हैं अभी भी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। और ये स्पेशल स्टेटस मिला है उनको क्योंकि या तो ये एरिया कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है या फिर ये एरिया बहुत सेंसिटिव है और यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि जो दूसरे स्टेट्स हैं इन सब जगह में हम लोग लैंड या हाउस नहीं खरीद सकते। इसके अलावा और भी कुछ और स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है और इसके साथ ही कुछ यूनिट्स इंडिया में जिनके पास बहुत ही कम पावर्स है। ये होता है यूनियन टेरिटरी। तो ये एरिया छोटे होते हैं जिसकी वजह से इनका एक अलग स्टेट नहीं बना सकते और ना ही हम इसको किसी और स्टेट में मिला सकते। तो यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट के जितना पावर नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है यूनियन टेरिटरी को रन करने के लिए। तो किसी भी कंट्री में फेडरल सिस्टम है या नहीं उसके लिए हमको 7 चीजें देखनी पड़ती हैं। ये है फेडरलिज्म के फीचर्स। सो लेट्स सी एक एक करके कि फेडरलिज्म के क्या-क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के 2 या 3 लेवल होते हैं। इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था तब हमारे यहाँ 2 टियर थे गवर्नमेंट के, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंजेस लाए और हम लोगों ने तीसरा लेवल बनाया गवर्नमेंट का जो कि था लोकल गवर्नमेंट। दूसरा फीचर है डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो सपोज आप इंदौर में रहते हो मध्य प्रदेश में, तो आपको कौन-कौन गवर्न करेगा? पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, दूसरा आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हो, और तीसरा है आपकी लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर। तो ये तीनों लेवल आपको गवर्न कर रहे हैं। इन तीनों के अलग-अलग काम है। तीसरा फीचर है द जुरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हमने देखा 3 लेवल है गवर्नमेंट के और ये तीनों लेवल क्या काम करेंगे ये सब बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कंट्री चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताना जरूरी है कि किस गवर्नमेंट की क्या काम है ताकि इस बात की श्योरिटी हो कि जो पावर है स्टेट्स का ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिल रहा है। क्योंकि अगर पावर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे पावर ले लेती, बट क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये पावर उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। एज यू कैन अंडरस्टैंड इसमें वो काम है जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। चीजें जो देश के लिए महत्वपूर्ण है जैसे देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या करेंसी। तो इन सब चीजों में हमें चाहिए कि पूरे देश में सेम चला हो, इसलिए यूनियन लिस्ट में चीजें यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसमें वो चीजें हैं जिसका ध्यान स्टेट गवर्नमेंट देगी जैसे पुलिस, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तीसरी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें आता है फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन ये सब। तो अब जब दोनों ही लॉ बना रही है तो ये हो सकता है कि स्टेट कुछ और चाह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही है, तो ऐसे में जब परेशानी होगी दोनों के लॉ में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी लॉ है वो माना जाएगा। अच्छा इन लिस्ट में भी सब चीजें नहीं लिखी तो इंटरनेट, ये तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तो था नहीं, तो ये किसकी लिस्ट में आएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या स्टेट या फिर कॉन्करेंट? तो जो भी चीजें लिस्ट में नहीं लिखी हुई हैं उसको देखेगी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी है। रेसिडुअरी मतलब जो शेष है, जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। फोर्थ फीचर है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती और अगर उनको कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी करना बहुत टफ है। चेंज करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बिल लाना होगा कि उनको क्या चेंज करना है इस पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर में। इसके बाद ये बिल को पास होना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। नहीं इसके बाद ये जो बिल आएगा ये सारे
सारे स्टेट्स के पास जाएगा, फिर ये स्टेट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके ऊपर वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एक दो स्टेट ने अप्रूव कर दिया तो बस बिल बन गया, नहीं, बल्कि आधे स्टेट को इसको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके चेंजेस आ पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चाहिए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ है। सो फिफ्थ फीचर है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स। तो क्योंकि फेडरलिज्म में पावर बटी हुई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो सपोज कोई प्रॉब्लम होती है दोनों के बीच में, तो इसका निपटारा करते हैं कोर्ट्स, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सिक्स्थ फीचर है फेडरलिज्म का सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो सिर्फ पावर देना काफी नहीं, आपको चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, यानी कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगने पड़े अपने काम के लिए, वो खुद से कोई टैक्स इंपोज कर सके और अपने लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सके ताकि वो अपने स्टेट को अच्छे से चला सके। सेवंथ फीचर है दैट एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। किसी भी फेडरल सिस्टम के दो उद्देश्य होते हैं, पहला है कि कंट्री में यूनिटी रहे और दूसरा है कि इस यूनिटी के साथ जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको भी हम महत्व देते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हों उसके लिए सेंटर और स्टेट्स को आपस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है और ये फीलिंग होना जरूरी है कि हम सब भले ही कितने भी अलग हों बट हम एक ही देश के निवासी हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने की वजह से हमारे यहाँ इतना अच्छा से फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है? बट ऐसा नहीं है, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ फेडरलिज्म अच्छे से चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे हम अपना फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सबसे बड़ा टेस्ट जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हुआ जब लैंग्वेज की बात आई। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा इंडिया कुछ ऐसा दिखता था और 2021 में इंडिया कुछ ऐसा है। तो कितने ज्यादा चेंजेस आए इंडिया में, स्टेट्स का एरिया चेंज हो गया है, बाउंड्री चेंज हो गई है, नाम भी चेंज हुए हैं। तो पहले तो स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से बांटने के लिए हमारे लीडर्स रेडी नहीं थे, वो कतरा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे और ऐसा करने की वजह से हमारी कंट्री की यूनिटी को भी खतरा होगा। लाइक यू नो व्हाट, क्या हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान से इसीलिए अलग हुआ था क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था। तो हम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया कि हम लोग ने अपनी डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग ने स्टेट्स बनाए। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडियन फेडरेशन का दूसरा टेस्ट था हमारी लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को बनाया गया है तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, बट हिंदी सिर्फ 40% की मदर टंग है इंडिया में। तो हिंदी के अलावा बाकी 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन की, और स्टेट्स की अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का काम उनकी ही ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। तो कंपैरेटिवली श्रीलंका में क्या होता है, वहां पे सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया। हमारे यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक देखा गया कि अगर हमें हिंदी को स्प्रेड भी करना है तो हमें किसी को बुरा नहीं फील कराना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश का यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 से बंद कर दिया जाएगा। बट क्या हुआ, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्होंने ऐसा करने को मना किया। उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश का यूज करते रहना चाहते हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु में काफी प्रोटेस्ट हुए थे इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज हो रही है अभी भी। सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि उनके इस रिलेशनशिप की वजह से ही हमारी कंट्री अच्छे से काम कर सकती है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में और ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही। तो इस समय क्या हो रहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान रही थी। वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको जो भी करना होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के कर रहे थे। और अगर ऐसा होता कि स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है तो यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती थी। तो इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी और ये फेडरलिज्म की स्पिरिट से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बट ये 1990 के बाद बहुत चेंज हो गया क्योंकि इस समय अलग अलग स्टेट में रीजनल पार्टीज आ रही थी और इस टाइम पे सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट बन रही। तो इसकी वजह से नई तरीके की पावर शेयरिंग सामने आई। तो अब क्या था कि जो सेंटर का पावर था वो थोड़ा कम होने लगा और स्टेट की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट होने लगी। और ये चेंजेस के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रैंडमली ऐसे ही हटा नहीं सकता। तो इन सब चीजों के बाद सेंटर और स्टेट के आपस में रिलेशन काफी बदल गए हैं और हमारे यहाँ फेडरलिज्म की एक्चुअल प्रैक्टिस अब होने लगी है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हमने गवर्नमेंट के 2 टियर के बारे में बात करी, हम 3rd टियर की बात करेंगे जो कि है लोकल गवर्नमेंट। जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन करने का रीजन ये है कि कुछ चीजें करने के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं बल्कि लोकल अथॉरिटी की जरूरत होती है। जैसे अगर आपके रोड में गड्ढा है तो आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे बल्कि अपने लोकल गवर्नमेंट को बोलोगे कि प्लीज ये गड्ढा ठीक करो। साथ ही साथ ये भी है कि आपको अपने लोकल एरिया के बारे में आइडिया रहता है, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, ये सब चीजें आपको चाहिए कि हमारी लोकल गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान दे। एक्चुअल में डेमोक्रेसी तभी है जब लोगों का व्यू सामने आए। तो सामने तभी आएगा जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब उसमें लिखा हुआ था कि विलेज में पंचायत बनानी चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के पावर्स एंड ऑल नहीं लिखे हुए थे। और क्योंकि पावर्स नहीं है तो जो भी लोकल गवर्नमेंट बनती थी उसकी पावर्स स्टेट के पास होती थी। स्टेट्स का मन हो तो वो लोकल गवर्नमेंट बनाए या स्टेट्स का मन नहीं हो तो वो लोकल गवर्नमेंट नहीं बना। लोकल गवर्नमेंट की खुद की कोई पावर नहीं थी। तो जब कोई पावर नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा कदम लिया गया था 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और लोकल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। वील सी कि क्या चेंजेस आए इस अमेंडमेंट के बाद। पहला, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी लोकल गवर्नमेंट को लेके कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इलेक्शन करवाए या ना करवाए, उसकी जगह ये जरूरी हो गया कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हर कुछ साल में कराने जरूरी है और उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका ये काम था कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाए। दूसरा, कि इन लोकल बॉडीज में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई थी। तीसरा है, और इन सीटों में 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। चौथा है कि इन स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट से शेयर करना होगा। अभी कितना शेयर करना होगा ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। लोकल गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज कहते हैं। पहले हम लोग रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हर गांव में या फिर अगर गांव छोटा है तो 4-5 गांव को मिला के उनको हम वार्ड में बांट देते हैं और फिर इन वार्ड से एक मेंबर चूज करते हैं और ये जो लोग चूज होते हैं ये होते हैं ग्राम पंचायत के पार्ट। और इन ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है ये होता है सरपंच और इनको पूरे गांव के लिए डिसीजन लेने होते हैं और ये जो काम करते हैं उसको देखती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो भी 18 साल से बड़ी उम्र के हो। तो ग्राम सभा देखती है कि ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं, जिसके लिए ग्राम सभा को साल में एटलीस्ट 2-3 बार मिलना होता है। तो ऐसा ही सेम अलग अलग गांव में होता है। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिला के हम बनाते हैं पंचायत समिति, जिसको कि ब्लॉक या फिर मंडल भी कहते हैं। और ये जो ब्लॉक है इसके जो मेंबर्स होते हैं ये ग्राम पंचायत के लोग चुनते हैं और फिर ये ब्लॉक बनाते हैं जिला परिषद। सबसे नीचे लेवल पे होता है पंचायत, इसके ऊपर होता है ब्लॉक पंचायत, फिर होता है जिला परिषद। इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं अलग स्टेट में। अब बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बड़ी शहरों में होती है या फिर टाउन्स में होती है। जो टाउन्स होते हैं वहाँ होती है म्युनिसिपैलिटी, बड़ी सिटीज में होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोनों में जो मेंबर्स होते हैं उनको लोगों ने चुना होता है। म्युनिसिपैलिटी का हेड होते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं मेयर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। अब इस स्टेट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट दोनों ही आते हैं। तो हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है इनमें 36 लाख लोग से ज्यादा है। तो जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके लोकल गवर्नमेंट को पावर दी है इसकी वजह से हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन बेटर हुआ। साथ ही साथ अभी भी काफी प्रॉब्लम है, जैसे इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं बट
ग्राम सभा टाइम से नहीं बुलाई जाती, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर ट्रांसफर नहीं की है, ना ही लोकल गवर्नमेंट के पास अभी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। तो जितना अभी तक हुआ है बहुत अच्छा है, अभी हमें और आगे जाना है। जब हमारे सारे गांव अच्छे होंगे, हमारे ब्लॉक भी अच्छे होंगे, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट अच्छा होगा और फिर हमारा देश भी अच्छा होगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर